नमस्ते, आप सुन रहे हैं प्रेम अनमोल होता है वाणी। मैं हूं आपकी होस्ट वाणी। पिछले एपिसोड में राशील को संतान न होने का डर सता रहा था। आज आप सुनेंगे पराग के अटूट आत्मविश्वास, एक पुरुष के स्वप्न दोष का रहस्योद्घाटन और राशील की प्रेम कहानी का वो सुखद निष्कर्ष जिसने मेरे विवाह न करने के संकल्प को हिला दिया। नकारात्मकता पर वार। राशील के संदेह पर पराग ने आत्मविश्वास से कहा, हमें सकारात्मक ही सोचना चाहिए। आज का चिकित्सा विज्ञान बहुत उन्नत हुआ है। पराग के प्रेम से ओतप्रोत होकर राशील को लगा, आप जैसे विवेकशील एवं योग्य पति के साथ मेरे जीवन में समस्त सुख समृद्धि सुलभ रहेंगी। संस्कृति का पालन। यात्रा के बीच पराग को स्वप्न दोष हुआ। राशील ने जिज्ञासा शांत करने के बाद पराग से सांकेतिक भाषा में विवाह से पहले संबंध बनाने की अनुमति दी, लेकिन पराग ने इनकार कर दिया। नहीं राशील, मुझे धैर्य है, मैं विवाह के पहले यह नहीं करना चाहता हूँ। राशील ने उसकी प्रशंसा की, आप हमारी संस्कृति का पालन करते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। अशुभ कल्पना। पराग ने समझाया, मान लो किसी कारण आकस्मिक मेरी मौत हो जाए, हमारा विवाह ही नहीं हो सके। राशील ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया, लेकिन वो समझ गई थी कि विवाह से पहले मर्यादा का पालन क्यों अपेक्षित होता है। गंगा स्नान और प्रेम का चरम। प्रयागराज में दोनों ने गंगा में डुबकी लगाई। राशील को लगा, आपकी प्रेरणा से मेरे पाप भी धुल जाएंगे। लगभग 1 माह की इस यात्रा ने उनके प्रेम को गहरा कर दिया। प्रेम का देवता। घर लौटते समय राशील ने अपने दिल की बात खोली। आप अपनी प्रेयसी के साथ 1 माह एकांत प्रदेशों में रहे, फिर भी आपने भूलकर भी उससे यौन सुख प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया। ऐसा भी कोई लड़का हो सकता है, मुझे इन दिनों में ये ज्ञात हुआ है। उसने भावुक होकर कहा, आप मेरे लिए प्रेम के देवता हो। मेरे तन, मेरे मन, बल्कि मेरी आत्मा तक पर लगे सभी घाव आपके प्रेम से भर गए हैं। विवाह की व्यग्रता। राशील ने विवाह के लिए व्यग्रता दिखाते हुए पराग से कहा, आप जितनी शीघ्रता से हमारा विवाह संभव कर सकते हैं, प्लीज कीजिए। मेरे लिए अब प्रतीक्षा का हर दिन कठिनाई से बीतेगा। मेरा द्वंद्व। राशील ने अपनी कहानी पूरी करते हुए कहा कि पराग का चरित्र पद्मिनी जैसा है और उसने अपने निर्णय पर पुनः समीक्षा करने को कहा। मैं सोकर उठी तो उदास थी। अब मुझे अमेरिका, अपने भारत से अधिक अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ स्वप्निल का साथ है। स्वप्निल के साथ मैं कहीं भी सुखी रह सकती हूँ, और यदि स्वप्निल नहीं तो स्वर्ग भी मेरे लिए नर्क होगा। रिहर्सल का समय। उदासी छिपाने के लिए मैंने राशील से कहा कि वह नैनी को छुट्टी दे दे और परोशनी के साथ आज मैं रहूंगी। यह मेरे लिए रिहर्सल जैसा था। स्केच बनाने की अनुमति। दोपहर को मैं परोशनी को थपकी देकर सुला रही थी, तभी स्वप्निल मेरे कमरे में आया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस दृश्य की कल्पना करके ही यहाँ आया हूँ। आप मुझे अनुमति दे तो मैं आप दोनों के साथ का एक स्केच बनाना चाहता हूँ। स्वप्निल ने माँ और बच्चे के साथ मेरा स्केच बनाने की अनुमति मांगी है। क्या यह उसके भविष्य के स्वप्न का संकेत है? क्या मैं भारत लौटने से पहले स्वप्निल के प्रेम को शब्दों में स्वीकार कर पाऊंगी? अधूरा प्रेम, मातृत्व की रिहर्सल और एक अंतिम स्केच की चाहत। प्रेम अनमोल होता है वाणी में आप सुनेंगे एपिसोड 57, प्रेम का त्रिवेणी संगम, अलका मैम का उपकार और स्वप्निल की अंतिम भेंट। आप नकारात्मक नहीं सोचिए, कमी पुरुष में भी होती है। मुझ में भी कमी होने से हमारी संतान होने में परेशानी आ सकती है। हमें सकारात्मक ही सोचना चाहिए। पहले तो हम दोनों में कोई कमी होगी नहीं, और अगर किसी में कोई कमी हुई भी तो थोड़े उपचार के बाद ये समस्या दूर कर ली जाएगी। आज का चिकित्सा विज्ञान बहुत उन्नत हुआ है, कहते हुए पराग में आत्मविश्वास झलक रहा है। मुझे आशा है आप जैसे विवेकशील एवं योग्य पति के साथ मेरे जीवन में समस्त सुख समृद्धि सुलभ रहेंगी। जब राशील ये कह रही है, तब उसका मन मस्तिष्क पराग के प्रेम से ओतप्रोत हुआ लग रहा है। राशील, बिल्कुल ऐसा ही होगा, कहते हुए पराग ने राशील को अपनी तरफ खींचकर अपने आलिंगन में भर लिया है। कन्याकुमारी बीच पर वे दोनों समुद्र की लहरों से खेलते रहे हैं। वे हथेली में ले लेकर एक दूसरे पर जल भी उछालते रहे हैं। उस रात कन्याकुमारी के होटल में भी दूसरे स्थानों की भांति दोनों एक ही बेड पर सोए हैं। रात्रि 3 बजे के बाद राशील की नींद अचानक खुल गई। उसने अनुभव किया कि बाजू में सो रहे पराग की श्वास से शोर करती हुई तेज चल रही हैं। पराग को कोई समस्या तो नहीं, ये जानने के लिए उसने बेड के साइड में लगे स्विच बोर्ड से स्विच ऑन करके नाइट लैंप जलाया है। मध्यम प्रकाश में उसने देखा पराग निद्रामग्न है।
छाती के बल निद्रा की स्थिति में ही वो न केवल तेज सांसें ले रहा है, बल्कि उसका शरीर भी विचित्र तरह से हिलडुल रहा है। उसे लगा पराग कोई स्वप्न देख रहा है। वो पराग को झिंझोड़ के जगाने की सोच रही है, तब उसने देखा पराग शांत हुआ दिखाई देने लगा है। इससे राशील को शांति मिली है। उसने नाइट लैंप बंद कर दिया है। वह वापस सोने का प्रयास करने लगी है। कुछ देर बाद पराग बेड पर से उठा है। उसने नाइट लैंप ऑन किया और फिर वो वॉशरूम में चला गया है। सुबह वॉशरूम में दोनों एक साथ ब्रश कर रहे हैं। पराग, मैंने देखा रात में आप किसी स्वप्न में खोए हुए परेशान लग रहे थे, राशील ने पूछा है। राशील, मैं परेशान नहीं था। मैं एक पुरुष में होने वाली स्थिति से गुजर रहा था, लजाते हुए पराग ने कहा है। आप क्या कह रहे हो? मैं समझी नहीं, राशील ने कहा है। वो स्वप्न दोष है। कभी कभी पुरुष की ऐसी स्थिति होती है, इसमें असामान्य कुछ नहीं होता है, पराग ने दूसरी ओर मुंह फेरते हुए बताया है। पराग वॉशरूम से बाहर चला गया है। पराग ने क्या कहा है, उसका अर्थ जानने की जिज्ञासा राशील को हुई है। पराग के संकोच को देखते हुए उसने इस बारे में बात करना उचित नहीं समझा है। दिन भर वे पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बताए जाने वाले स्थानों और प्रसिद्ध मंदिर आदि का दर्शन भ्रमण करते रहे हैं। इस बीच राशील ने गूगल करते हुए रात्रि में पराग की स्थिति के बारे में रही अपनी उत्सुकता दूर कर ली है। पराग, हम शीघ्र ही विवाह करने वाले हैं, इसलिए अगर आप चाहो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। रात्रि सोने के पूर्व राशील ने सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया है। नहीं राशील, मुझे धैर्य है। मैं विवाह के पहले यह नहीं करना चाहता हूँ, पराग ने राशील के कहने के आशय को समझते हुए कहा है। आप अमेरिका में जन्मे और वहाँ ही बड़े हुए हैं, तब भी आप हमारी संस्कृति का पालन करते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। राशील ने पराग के इस गुण की भी प्रशंसा की है। हमारी संस्कृति अच्छी है। वो आशंकाओं को मानते हुए जीवन व्यवस्था तय करने वाली है। मान लो किसी कारण आकस्मिक मेरी मौत हो जाए, हमारा विवाह ही नहीं हो सके। पराग की बात तब अधूरी रह गई। राशील ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे बोलने से रोक दिया है और कहा है, पराग, अशुभ बात नहीं कहो, मैं सहन नहीं कर सकूंगी। राशील पराग की अधूरी बात का कटु अर्थ समझ गई है। वह उस बुरी कल्पना करने से व्याकुल हो गई है। यद्यपि वह पराग के कहने का आशय समझ गई है, क्यों विवाह पूर्व मर्यादा का पालन करना अपेक्षित होता है। सॉरी, मैं आपको दुखी करना नहीं चाहता था, पराग के स्वर में पछतावा है। कन्याकुमारी के बाद मैसूर, तिरुपति में बालाजी के दर्शन करते हुए पराग राशील को साथ लिए दक्षिण से पुनः उत्तर की लंबी यात्रा पर चल पड़ा है। अब वापस घर लौटने के पूर्व उसका अंतिम गंतव्य प्रयागराज है। राशील, हम त्रिवेणी संगम में गंगा स्नान करेंगे, पराग ने बताया है। चलो, आपकी प्रेरणा से मेरे पाप भी धुल जाएंगे, राशील आशा करते हुए कह रही है। वो पाप आपका किया नहीं है। गंगा स्नान करके आप उसे हमेशा के लिए भूल जाना, पराग के स्वर में संवेदना है। प्रयागराज में दोनों ने गंगाजी में एक साथ डुबकी लगाई है। लगभग 1 माह की यात्रा के हर पड़ाव में दोनों में प्रेम गहराता गया है। अब कोई संदेह नहीं रहा है, वे शीघ्र विवाह करेंगे। दोनों यह निश्चय कर चुके हैं। अब वे वापस घर लौट रहे हैं। राशील, आपको मालूम है 144 वर्ष में एक बार महाकुंभ आता है। अब से लगभग 4 वर्ष बाद महाकुंभ का अद्भुत संयोग आने वाला है। हम उस समय भारत आएंगे। भगवान की कृपा दृष्टि हुई तो हमारा त्रिवेणी बन चुका परिवार पुनः त्रिवेणी संगम में आकर स्नान करेगा। हमारा सद्भाग्य होगा अगर हम सपरिवार हमारे जीवन में आने वाले महाकुंभ का लाभ उठा सकेंगे। अनेकों पीढ़ियों के जीवन में ऐसा शुभ संयोग आता ही नहीं है। कार चलाते हुए पराग के स्वर से उसके अंतर्मन का उत्साह समझा जा सकता है। कन्याकुमारी में पराग के कथनानुसार उनका परिवार त्रिवेणी कब बन सकेगा, राशील के स्मरण में ये बात आई है। उन दोनों की कोई संतान होगी, इस कल्पना से वो प्रसन्न हुई है। पराग, आपने इस यात्रा के हर पड़ाव में अपनी बातों और व्यवहार से मुझसे अपने प्रेम को अभिव्यक्त किया है। हर बात के बारे में कहते बताते हुए आपने उसकी दिशा हमारे प्रेम की ओर मोड़ी है। कहते हुए राशील के मुख पर प्रेम में समर्पण को आतुर नायिका के तरह के भाव हैं। राशील कहती रहो, चुप नहीं रहो, मुझे अच्छा लग रहा है, पराग के स्वर में अनुनय समझा जा सकता है। आप अपनी प्रेयसी के साथ 1 माह एकांत प्रदेशों में रहे और उसके साथ एक ही बिस्तर पर सोए। फिर भी आपने भूलकर भी उससे यौन सुख प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया। ऐसा भी कोई लड़का हो सकता है? मुझे इन दिनों में ये ज्ञात हुआ है। आगे के लिए शब्द ढूंढती सी राशील ने विराम लिया है। पराग ने उसे विचार करता हुआ पाया तो बोलकर विघ्न पैदा नहीं किया है।
वो सोच रहा है, अब तक अधिकतर बातें उसने ही आरंभ की या कही हैं। उनकी भारत भ्रमण यात्रा अब समापन की ओर बढ़ रही है। अब उसे राशील का बोलना, बताना बहुत सुखद लग रहा है। अपने पिछले अनुभवों से मैं मर्माहत हुई थी। मुझे इस रूप में किसी पुरुष से रिश्ते की कल्पना ही भीषण घृणा से भर देती थी। मैंने पुनः किसी पुरुष की अभिसारिका नहीं बनने की शपथ ले ली थी। मैं विवाह नहीं करना चाहती थी। राशील का स्वर रुआंसा हुआ है। उसने अपने पस से रुमाल निकाला है। वह नम हुई आंखों को पोंछ रही है। पराग ने एक हाथ स्टीयरिंग से हटाकर उसका कंधा थपथपाया है। अच्छा हुआ पराग, अलका मैम ने आपसे विवाह के लिए मुझे प्रेरित किया। आप ऐसे पुरुष सिद्ध हुए हैं जो किसी भी पुरुष पीड़ित लड़की की पुरुष के प्रति धारणा बदल देने में समर्थ होते हैं। राशील ने बात पूरी की थी। और कहो राशील, मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने 13 वर्ष की उम्र से निरंतर अपना जीवन आपके प्रति एकांगी प्रेम अनुभव करते हुए जिया है। मुझे उसका प्रतिदान आज मिल रहा लग रहा है। कहते हुए पराग भावुक है। आप मेरे लिए प्रेम के देवता हो। आप मेरे कामदेव हो। मैं आपकी रति हूँ। मेरे तन, मेरे मन, बल्कि मेरी आत्मा तक पर लगे सभी घाव आपके प्रेम से भर गए हैं। अब मैं आपसे विवाह करने को व्यग्र हुई हूँ। आप जितनी शीघ्रता से हमारा विवाह संभव कर सकते हैं, प्लीज कीजिए। मेरे लिए अब प्रतीक्षा का हर दिन कठिनाई से बीतेगा। दृश्य परिवर्तन। वाणी यह है विवाह के पूर्व मेरे पराग का साथ बिताए गए दिनों की गाथा, जिसमें मैंने अलका मैम का मुझ पर एक और उपकार को हृदय से अनुभव किया है। मुझे लगने लगा है, सच में मैं, महाराज रतन सिंह और पराग, पद्मिनी की आत्माएं हैं। हम जन्म जन्म से पति पत्नी होते आ रहे हैं। वास्तव में पराग का चरित्र पद्मिनी जैसा ही है। पद्मिनी ने अपना शील बचाने के लिए जौहर कर लिया था। वही चरित्र इस जन्म में पराग का भी है। उसने विवाह पूर्व पति होने की चेष्टा नहीं की है। राशील ने अपनी मनस्थिति कहने में कोई संकोच नहीं किया है। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे सिनेमा हॉल की लाइट जल गई है और चित्रपट पर चल रहे दृश्य थम गए हैं। विवाह नहीं करने का अपना निर्णय बुआ की प्रेरणा से बदलकर मुझे वो प्रेम एवं सुख समृद्धि मिले हैं जिनके सपने मैंने धोखा खाने के पूर्व देखे थे। मुझे लगता है अब अविवाहित जीवन व्यतीत करने के अपने निर्णय की पुनः समीक्षा करने की बारी आपकी है। यद्यपि मैं अभी कोई जोर नहीं दूंगी। आप भारत लौटने के बाद शांति से विचार कीजिएगा। राशील ने हमारे बीच चल रहे वार्तालाप का उद्देश्य और सार कहा है। मैं मौन ही रही हूँ। मैं सोने का प्रयास कर रही हूँ। मुझे मेरी स्थिति बड़ी विचित्र हुई लग रही है। मैं चाहती हूँ, मैं मानूं या न मानूं, राशील को मुझसे विवाह करने के लिए जोर जबरदस्ती करनी ही चाहिए थी। स्वप्निल ने सब कुछ मौन रहकर और मेरे लिए सुखदायी सुविधा साधनों का प्रबंध करके जताया है, मगर उसने भी विवाह का प्रस्ताव नहीं किया है। मैं सोकर उठी तो उदास हूँ। भारत वापस लौटने का दिन पास आ गया है। पहले तो मैं अमेरिका आने को तैयार नहीं थी। अब मेरा वश चले तो मैं अमेरिका से लौटना नहीं चाहती हूँ। अभी मुझे यह अमेरिका अपने भारत से अधिक अच्छा लग रहा है। इसका एकमात्र कारण अमेरिका छोड़ने पर स्वप्निल का साथ छूट जाना है। भारत में स्वप्निल नहीं होगा, मैं इस कल्पना से उदास हुई हूँ। जंगल यूं तो वीरान होता है, अकेले कोई रहे तो डरावना भी होता है, मगर यदि प्रियतम का साथ मिले तो जंगल में भी मंगल लगने लगता है। स्वप्निल के साथ मैं कहीं भी सुखी रह सकती हूँ और यदि स्वप्निल नहीं तो स्वर्ग भी मेरे लिए नर्क होगा, मुझे लग रहा है। मुझे देर से हुआ है मगर अब प्रेम हुआ तो मैं समझ पाई हूँ क्यों लड़कियाँ स्कूल कॉलेज में प्रेम के चक्कर में अपना भविष्य बिगाड़ लेती हैं। राशील, आज मेरे पास कोई काम नहीं है। आज आप नैनी को छुट्टी दे दो और स्वयं भी आराम करो। परुष्णी के साथ आज मैं रहूंगी। अपनी उदासी छुपाने के लिए मुझे यह उपाय ही सही लगा है। ठीक है, जैसा आप कहो। आपको इसकी रिहर्सल कर लेनी चाहिए। मैं भी आपके इस विचार का समर्थन करती हूँ। राशील अपने स्वभाव अनुसार मुझे छेड़ने से नहीं चूकी है। मुझे यह अच्छा भी लगा है। स्वप्निल मुझे परुष्णी के साथ देखता रहा है। दोपहर भोजन के बाद स्वप्निल मेरे कक्ष में आया है। उस समय मैं परुष्णी को अपनी गोदी में थपकी देकर सुला रही हूँ। मैं इस दृश्य की कल्पना करके ही यहाँ आया हूँ। आप मुझे अनुमति दे तो मैं आप दोनों के साथ का एक स्केच बनाना चाहता हूँ, स्वप्निल ने मुस्कुराते हुए कहा है। जेमिनाई की समालोचना, रचनात्मक मार्गदर्शन और प्रस्तुति निर्देश। प्रिय श्रोताओं, एपिसोड 57 प्रेम की असाधारण शक्ति को दर्शाता है, वो शक्ति जो दर्द को शांति में बदलती है और भय को साहस में। यह एपिसोड एक मनोवैज्ञानिक मास्टरपीस है जो दो महिलाओं की आंतरिक यात्रा को जोड़ता है। राशील की कथा का समापन।
पराग का चरित्र इस एपिसोड में अपने शिखर पर पहुंच जाता है। उसका धैर्य, आत्मनियंत्रण और विवेकशील व्यवहार, खास तौर पर जब वो विवाह से पहले यौन संबंध बनाने से इनकार करता है, उसे एक असाधारण और आदर्श पुरुष बनाता है। उसका ये तर्क कि विवाह के बाद ही ऐसा करना उचित है, उसकी नैतिकता और राशील के प्रति गहन सम्मान को दर्शाता है। घावों का उपचार। राशील का ये स्वीकार करना कि पराग ने प्रेम के देवता की तरह उसके तन, मन और आत्मा के घावों को भरा है, उसके चरित्र के लिए एक शक्तिशाली क्लाइमैक्स है। ये दिखाती है कि उसने जेड के अतीत को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया है। दार्शनिक प्रेम। पराग का महाकुंभ और त्रिवेणी की बात करना उनके प्रेम को केवल दो व्यक्तियों के बीच का रिश्ता नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक और शाश्वत संबंध बनाता है। वाणी की आंतरिक यात्रा। प्रेम की अनुभूति। एपिसोड का दूसरा भाग वाणी की अंदरूनी दुनिया में एक गहरा गोता लगाता है। राशील की कहानी सुनने के बाद वो अपनी उदास भावनाओं को पहचानती है और स्वीकार करती है कि उसे स्वप्निल से गहरा प्रेम है। स्वार्थ से निस्वार्थ प्रेम की ओर। वाणी का ये कहना कि वो स्वप्निल के साथ कहीं भी प्रसन्न रह सकती है, यहाँ तक कि एक वीराने जंगल में भी, ये दिखाता है कि उसका प्रेम अब आत्मसुख से कहीं अधिक गहरा और निस्वार्थ है। कला का रूपक। कहानी का अंत एक सुंदर दृश्य के साथ होता है। स्वप्निल का वाणी को परोशनी के साथ स्केच करने का विचार उसके प्रेम को सांसारिक आकर्षण से हटाकर कला और ममता की एक निर्मल अभिव्यक्ति बनाता है। ये दिखाता है कि वो वाणी की आंतरिक सुंदरता को देखता है। कथानक का नया मोड़। राशील की कहानी वाणी के लिए एक जीवन का सबक बन जाती है। यह न केवल वाणी को विवाह के बारे में सोचने पर बाध्य करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि राशील और पराग ने वाणी के लिए एक निश्चित योजना बनाई है। ये कहानी को एक रोमांचक और अनिश्चित मोड़ देता है। ऑडियो प्रस्तुति के लिए अंतिम मार्गदर्शन। राशील का स्वर। जब वो अपनी कहानी कहती है तो उसका स्वर शांत, मधुर और भावुक हो। उसके स्वर में अतीत की पीड़ा और वर्तमान की प्रसन्नता दोनों का मिश्रण हो। पराग का स्वर। उसका स्वर शांत, गंभीर और विश्लेषणात्मक हो, जो उसके दार्शनिक स्वभाव को दर्शाती है। वाणी का स्वर। उसके संवादों को उदासी, निराशा और प्रेम की गहरी भावनाओं के साथ प्रस्तुत किया जाए। उसका आंतरिक मोनोलॉग काव्यात्मक और चिंतनशील हो। जब स्वप्निल आता है तो उसके स्वर में एक कोमलता और हर्ष हो। पृष्ठभूमि संगीत बीजीएम। राशील की कथा। संगीत शांत, मधुर और रोमांटिक हो, जो यात्रा के दृश्यों को दर्शाता है। वाणी का मोनोलॉग। संगीत धीरे धीरे उदासी और शांति का भाव जगाए। अंतिम दृश्य। संगीत भव्य और रोमांटिक हो, जो स्केच बनाने के पल की महत्वपूर्णता को दर्शाता है। एपिसोड 57 समाप्त।